नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। केंद्र में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में 10 साल में अभी तक किसी मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसी एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, फिर करेंगे चर्चा। मंत्री की रेस में 3 सांसद। ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेता, 8 वार्ड के विधायक, प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीते। देश में 90 नंबर पर बड़ी लीड। विजय बघेल कास्ट फैक्टर के आधार पर मजबूत पक्ष। इस चुनाव में वोटों की बड़ी लीड। दूसरी बार के सांसद हैं विजय। संतोष पांडे भूपेश बघेल को हराया, दूसरी बार बने सांसद। केंद्रीय नेतृत्व तक मजबूत पकड़। छत्तीसगढ़ से पार्टी का हिंदूवादी चेहरा। 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी भी मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कोई एक मंत्रिमंडल में शामिल होगा। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल के बीच 3 नाम रेस में है, जिसमें पहला नाम ब्रजमोहन अग्रवाल, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नेता है। वहीं दूसरा नाम विजय बघेल का है, जो दुर्ग से दूसरी बार सांसद बने हुए हैं। इसी के साथ तीसरा नाम संतोष पांडे का है। संतोष पांडे बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष अधिकार है। अगर वे चाहे तो छत्तीसगढ़ में किसी सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। क्या कुछ कहा है विष्णुदेव साय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है। अब मंत्रिमंडल में किनको लेना नहीं लेना उनका अधिकार की बात है। चलिए, इसी पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसी एक सांसद को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो। आइए उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिल्कुल छत्तीसगढ़ से किसी न किसी व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। अब मैं यहाँ 1-2 का नाम ले लूँगा तो आप लोगों को नाराज़गी हो सकती है, हमारे साथियों को नाराज़गी हो सकती है, मगर हमारे यहाँ पूर्णतः सक्षम और मंत्री बनने लायक हैं और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। आपने देखा कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर जो है सियासत छत्तीसगढ़ में गर्माती हुई नजर आ रही है। अगर एक और नजर डाला जाए तो आपको बता दें कि इस बार छत्तीसगढ़ ने जो है 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 साल में अभी तक किसी भी मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। लेकिन इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसी एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जिस तरीके से आपने अभी ग्राफिक्स के माध्यम से समझा कि इस रेस में कौन है। 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद भी अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी भी मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, लेकिन आपने देखा कि इस बार छत्तीसगढ़ से कोई एक मंत्रिमंडल में शामिल होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल के बीच 3 नाम रेस में है, जिसमें सबसे पहला नाम ब्रजमोहन अग्रवाल का है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नेता रहे हैं। वहीं अगर दूसरे नाम की बात कर ली जाए तो विजय बघेल, जो दुर्ग से दूसरे बार सांसद बने हैं। वहीं अगर देखा जाए तीसरा नाम संतोष पांडे का है। आपको बता दें कि संतोष पांडे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हैं। वे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नरेंद्र मोदी का ये विशेष अधिकार है, अगर वे चाहे तो छत्तीसगढ़ से किसी सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। तो आपने देखा जिसी को लेकर जो है कांग्रेस भी सियासत करने लग गई है, वही बयानबाजी भी तेज हुई है। आपने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी ने 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया, जिसके बाद
जो है अब सियासत और तेज हो गई है मंत्रिमंडल में जाने के लिए। चले हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे आगे चर्चा भी। तो आपको बता दें कि बीजेपी से गोपाल सामंतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सारिक रईस खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गोपाल सामंतो जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में सांसदों को जगह को लेकर ये सियासत तेज हो रही है, क्या लगता है आपको इस बार किसको जगह मिलने वाली है? पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी, और आपको भी बधाई और सारे दर्शकों को बधाई। एक गरीब का बेटा लगातार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता जनमानस की भावनाओं को लेकर चलता है। आप निश्चिंत रहिए, जिस चलिए सामंतो जी से हमारा संपर्क जो है अभी नहीं हो पा रहा है, वहीं पे सारिक जी के पास आएंगे। सारिक रईस जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लगता है इस बार जो है किसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? छत्तीसगढ़ की बात की जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को और आप सभी जितने पैनलिस्ट सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ये अंदरूनी मामला है कि भाई वो किसको मंत्री पद दे, किसको मंत्री पद ना दे। जो इनके संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 20 सालों में जब केंद्र में यूपी की सरकार थी, तब भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सांसद जिताकर छत्तीसगढ़ से भेजा। जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी जो झूठ, छलावा और एक मायाजाल फैलाकर लोगों के बीच वोट मांग रही है। भारत के तो बहुत से राज्यों की जनता कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में है, और इस बार भी उन्हें भारी बहुमत देकर जिताया है। इससे पहले भी देखिए, इससे पहले इन्होंने आदिवासी नेत्री रेणुका सिंह जी को भी बनाया था, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र बघेल जी भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी क्या उपलब्धियां रही है, कौन सा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कि जहाँ क्या ऐसे कौन से उपक्रम छत्तीसगढ़ में ले रहा है कि जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके, छत्तीसगढ़ का विकास हो सके, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल यहाँ के लोगों से, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात जैसे राज्यों में जहाँ पर उन्होंने भारी बहुमत इस जन विरोधी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कायम किया, उन्होंने उनके भरोसे के साथ बार बार विश्वासघात किया है। तो अभी तो मैंने नहीं लगता कोई मंत्री बने, लेकिन मंत्री बने तो कम से कम छत्तीसगढ़ के हितों के लिए काम करे, और कम से कम जो अपने मतों के माध्यम से उनके विश्वास व्यक्त करे, उनके विश्वास को कायम कर सके, उनके भरोसे को कायम कर सके। बाकी इनका विशेषाधिकार है, किसी को मंत्री बनाया ना बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति जो एक झूठ और छल और प्रपंच पे रहती है, और लोगों को जनता के साथ एक उनका धोखा करना ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की फितरत रहती है। तो उनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते कि यहाँ पर फिर से वो छत्तीसगढ़ के लिए जो डबल इंजन की सरकार उनकी हो जाएगी, तो ऐसी कोई काम करेंगे। जनता उसी महंगाई से जूझते रहेगी, नौजवान उसी बेरोजगारी से जूझते रहेंगे, आम आदमी उसी दुख तकलीफ से, जैसे 2 कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने जो अपने वादे ये जिन वादों को अमली जामा नहीं पहना पाया, उसी तरह से कमोबेश उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता को उम्मीद नहीं रही। चलिए, बिल्कुल इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार अगर 2019 की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, लेकिन इस बार 1 सीट और हाथ से चली गई है, तो कांग्रेस के खाते में 1 ही सीट आई है। अब किस तरीके से कांग्रेस अपनी जो है रणनीति बनाएगी, किस तरीके की रणनीति पर अब आगे काम करेगी? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत के साथ आई थी। इससे पहले जो कांग्रेस की जो योजनाएं थी, जो जनहित के लिए हम चला रहे थे, हमारी सरकार जिसको वो रेवड़िया कहते थे, उसी रेवड़िया को अपने घोषणा पत्र में लाकर वही वादे को करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। तो 3 से 4 महीने का समय बहुत कम समय था, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने
हमारे नेताओं ने पूरी ताकत के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश को हमारे यहाँ के युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जी और समस्त कांग्रेस जनों ने पूरी कोशिश की कि उसको हम जन जन तक पहुंचा सके। लेकिन देखिए, जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं, और जो राजनीति दल रहते हैं उनको तैयार रहना चाहिए, कभी जीत भी होती कभी हार भी होती। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक जनता के विश्वास पे राजनीति करने वाली पार्टी है, और यहाँ की देश की जड़ों में कांग्रेस पार्टी ने अपने जो कार्यकर्ताओं के जो उनके काम है, जो हमारे गांधीवादी विचारधारा, एक समाजपूर्ण वातावरण और एक धर्मनिरपेक्ष जो हमारी विचारधारा है उन्हीं, और एक गरीबों के लिए जो हमारी हितकारी सोच है, इसको लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और तो जीत हार और संख्या बल कोई मायने नहीं रखता। हमारे पास कार्यकर्ताओं के पूरे गांव मजरे मजरे टोले टोले में हमारे पास फौज है, और हम उन कार्यकर्ताओं का जो विश्वास वर्षों से कांग्रेस पार्टी पे कायम है, उसी विश्वास के सहारे हम यहाँ पर जो भी जन विरोध के काम होंगे या ऐसी जो नीतियां जो लोगों के हित में नहीं है, उनका विरोध निश्चित रूप से, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, उसमें हम करते रहेंगे और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक ना एक सांसद को तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इसी को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। भाई, 3 नाम जो है इस रेस में है, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहते हैं आपके समीकरण? देखिए जी संजय, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इंदिरा गवर्नमेंट, जिसमें विद्याचरण चौधरी विद्याचरण शक्ति मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री, और काफी कद्दावर कैबिनेट मंत्री के रूप में थे। उसके बाद से जब से राज्य बना है तब से छत्तीसगढ़ में जो परंपरा रही है उसमें केवल राज्य मंत्री दिए जाते रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कोई उसके बाद बना नहीं। हालांकि उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में छत्तीसगढ़ से 3 मंत्री हुआ करते थे। हालांकि तीनों राज्य मंत्री ही थे, लेकिन 3 मंत्री थे। एक स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव थे, दूसरे अभी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी वो थे, और डॉक्टर अनंत सिंह थे। 3 मंत्रियों को एक साथ जगह दी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। उसके बाद से चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, छत्तीसगढ़ से केवल एक राज्य मंत्री बनाए जाते रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में डॉक्टर चरणदास महंत को राज्य मंत्री बनाया गया था, और बीजेपी की सरकार में रेणुका सिंह राज्य मंत्री के रूप में रही हैं। तो ये सिलसिला रहा है यहाँ पर। उससे पहले विष्णुदेव साय जो कि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो मोदी जी के पहले सरकार में यहाँ से राज्य मंत्री थे। अब ये सरकार जो बन रही है, तीसरी सरकार मोदी की, इसमें जो परंपरा है उसके अनुसार अगर देखे जाए तो कोई एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, लेकिन मोदी जी संभव है क्योंकि छत्तीसगढ़ 11 में से 10 सीटें जीत करके छत्तीसगढ़ में दी है, तो संभव है 2 मंत्री को भी बना दे। तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, प्रधानमंत्री जी अगर छत्तीसगढ़ को तवज्जो देना चाहेंगे तो 2 लोगों को भी मौका मिल सकता है, लेकिन एक को मिलना ही चाहिए। एक मुझे लगता है कि पहले भी मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें एक मंत्री छत्तीसगढ़ से होना चाहिए। अब एक मंत्री कौन होगा, तो ये कहना मोदी जी की सरकार में बड़ा कठिन होगा, क्योंकि मोदी जी की टीम में कौन शामिल होगा वो किसी को पता नहीं चलता है। और आखिरी वक्त में इस तरह की स्थिति बनती है कि जिसकी आप दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं होगा, वो कैबिनेट मंत्री बन के या राज्य मंत्री बन करके आ जाएगा, और आप जितने भी कयास लगाएंगे वो कयास जो है वो कहीं धरातल पर नहीं आ पाएंगे। वैसे अगर सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 3 नाम हैं जो सीनियरिटी के ही लिहाज से चर्चा में आ रहे हैं। एक तो अविभाजित मध्य प्रदेश में भी मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, और छत्तीसगढ़ जब से बना तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल की सरकार में वो लगातार मंत्री रहे, और इस सरकार में भी वो अभी मंत्री हैं। तो अनुभव के लिहाज से बहुत दीर्घ संसदीय और राजनीतिक अनुभव है बृजमोहन अग्रवाल का, तो उनका एक स्वाभाविक तौर पर अनुभव के दृष्टिकोण से, सीनियर होने के दृष्टिकोण से उनका नाम चल रहा है।
दूसरा, विजय बघेल ओबीसी समुदाय से आते हैं और अभी विधानसभा में भी उनको भूपेश बघेल के सामने लड़ाया गया था। और चूंकि ओबीसी समुदाय से आते हैं और आने वाले दिनों में भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में मुकाबला भी करना है और छत्तीसगढ़ के बड़े वोट बैंक जो है पूर्वी वोट बैंक उसको साधने के दृष्टिकोण से वो मुफीद हो सकते हैं, तो उनका नाम इस दृष्टिकोण से, इस समीकरण से लिया जा रहा है। तीसरा है संतोष पांडे। संतोष पांडे हालांकि सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम भूपेश बघेल को हरा करके वो लोकसभा पहुंचे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके साथ जाती है कि वो संगठन के पसंदीदा हैं, दूसरा आरएसएस के पसंदीदा है। तो संगठन और आरएसएस के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो मुफीद बैठते हैं और उनका नाम इसीलिए लिया जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण समीकरण है जिसमें ये तीन नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी के काम करने का तरीका है उसमें वो देखते हैं कि ठीक है, बृजमोहन जी तो 25 साल जो है वो राजनीति में रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, सरकार में भी काम किया है और महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, उनको सब कुछ हासिल हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है जिनको कुछ नहीं मिला या जो केवल संगठन में काम करते रहे, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण भी रहता है मोदी जी की कार्यशैली में और उनकी जो मौजूदा टीम है उनकी कार्यशैली में। तो इसीलिए अभी आपने देखा कि चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, जिसकी कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए। जिसकी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी वो मंत्री बन गए, पहली बार चुन करके आए और मंत्री बन गए। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है और हो सकता है कि अगर इस दृष्टिकोण से मोदी जी फैसला लेंगे तो कोई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, तो उसमें से कोई भी नए मंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल, हम जो है कांग्रेस प्रवक्ता आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से बात कर ली जाए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें कुछ नजर आ रहा है कि आखिर कोई ना कोई तो एक मंत्री जा सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपके भी समीकरण क्या लगता है? अगर बात कर ली जाए 3 सांसदों में से कौन जो है मंत्रिमंडल में जा सकता है? देखिए, मैं आपको पहले कहा ना कि जिस तरह से जनता ने यहाँ की लगातार कई वर्षों से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, बहुसंख्यक संख्या में उनके सांसद जिताकर भेज रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर छत्तीसगढ़ के अगर वो 3 भी मंत्री बनाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की विपरीत परिस्थितियों में जब पूरे देश से लगभग भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की क्रियाकलाप उजागर हो गए थे और जनता ने उनको नकारा है बहुत सी जगहों में, इस जगह में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया, तो वो 3 भी मंत्री बना सकते हैं भाई, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसमें जनता के हिस्सा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 बनाए कि 3 बनाए, वे जनता के लिए कितना उपयोगी हो, केवल एक मंत्री पद का सुशोभित करने के लिए और लाल बत्ती में घूमने के लिए और प्रोटोकॉल लेने के लिए मंत्री पद सीमित रहे। ये मंत्री पद की सबसे प्रमुख जवाबदारी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आगे जाके वही मंत्री बनता है, तो उसको सबसे पहली जवाबदारी जनता के लिए होती है, प्रदेश के लिए होती है, जहाँ से वो जीत के आया है। तो सबसे मुख्य बात ये है कि वह यहाँ पे देखिए, मैं कांग्रेस से पहले भी आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी मंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के हितों के लिए बहुत से काम किए, चाहे रेलवे का रहा। आज छत्तीसगढ़ में हाल ये है कि इतने सांसद होने के बाद और जो 10 साल इससे पूर्व में भी डबल इंजन की सरकार थी, आज आप केंद्र सरकार के ऊपर रेलवे का हाल देख लीजिए। आज तक 2-3 साल से जो हाल बेहाल है, रेलों की टिकटें लगभग फ्लाइट की हवाई टिकटों के बराबर टिकट है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे शून्य है, ट्रेनें कैंसिल हो रही है। रोज आज रायपुर स्टेशन में आप जाके देखेंगे कि हजारों जो रेल यात्री वो भीषण गर्मी में सफर करते रहते, घंटों घंटों ट्रेन का इंतजार करते हैं, उसके बाद पता चलता है ट्रेन कैंसिल हो गई। क्योंकि आज भी बहुसंख्यक भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बड़ी बड़ी बात की है, पिछले बार की हवाई चप्पल पहने हवाई जहाज का सफर चप्पल पहनने वाले लोग करेंगे, लेकिन आज भी ये अकाश सत्य है कि रेल के माध्यम से जो हमारी मध्यम वर्ग की जो जनता है और जो गरीब जो जनता है, आम जनता है, एक बहुत बड़ा रेल का सफर करती है। और रेल की हालत क्या है, क्या यही जनप्रतिनिधि बनते हैं इस तरह की जनता को सुविधा देने के? तो मंत्री पद से ज्यादा बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए वे कितने सार्थक सिद्ध हो पाते हैं। अपनी जो जीत है वो जो जनता के लिए उनकी जो जवाबदेही है उसको वे कितनी निष्ठा से और कितनी तन्मयता से और कितनी
ठोस इच्छा शक्ति से निभाते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ संजय शेखर जी भी जुड़े। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के किसी भी मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो इस बार ऐसा क्या कुछ खास, क्या अगर देखा जाए तो पिछली बार 2019 की बात की जाए तो कम से कम 9 सीटों पर जो है बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार इस तरीके की जो ये संभावनाएं जताई जा रही है, क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जरूर जगह मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मोदी जी की पहली सरकार में विष्णुदेव साय स्टील मिनिस्टर थे और दूसरी सरकार में रेणुका सिंह ट्राइबल मिनिस्टर थी। हालांकि ये दोनों राज्य मंत्री थी। कैबिनेट मंत्री के रूप में किसी को जगह नहीं मिली है। कैबिनेट मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से किसी को भी जगह नहीं मिली। अब इस सरकार की बात है तो इस सरकार में मोदी 3 में अब अनुभव के दृष्टिकोण से अगर किसी अनुभवी मंत्री को लेने की बात होगी तो संभव है कि उसमें बृजमोहन अग्रवाल को कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि पहली बार किसी को कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मुश्किल है कि बना दे विजय बघेल को या संतोष पांडे को। अगर इनको लेंगे या किसी पहली बार के सांसद को लेंगे तो मुझे लगता है कि उनको सीधे कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे, उनको राज्य मंत्री बनाएंगे। लेकिन अगर बृजमोहन अग्रवाल को लेंगे तो संभव है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, ऐसी राज्य बनने के बाद ऐसी परंपरा रही है। एक नाम पे और आपको विचार करना चाहिए। हालांकि वो चुनाव हार गई हैं सरोज पांडे, लेकिन वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और अगर उनकी केंद्र में अच्छी पैठ है और वो महाराष्ट्र जैसे राज्य की प्रभारी रह चुकी हैं, कई दूसरे राज्यों की प्रभारी रह चुकी हैं, तो केंद्रीय संगठन उनको चाहे कि राज्यसभा में लेना है और राज्यसभा में लेकर के उनको पार्लियामेंट में रखना है, तो संभव है कि इससे अतिरिक्त सरोज पांडे को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है और उनको फिर राज्यसभा लाया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विचार करने वाला विषय है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कैबिनेट, और कैबिनेट में मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाएगी ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। हालांकि प्रैक्टिकली संगठन तय करता है, जो संगठन के बड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लोग हैं, वो सब जो रणनीतिकार हैं वो मिल करके तय करेंगे कि कुछ राज्य से किसको जगह देनी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा, फिर राजनीतिक संतुलन का ध्यान रखा जाएगा, फिर जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा, फिर जो जेंडर संतुलन है उसका ध्यान रखा जाएगा। तो उसमें, और इस बार चूंकि एनडीए के घटक दल जो है वो प्रभारी भूमिका में है, इस बार बीजेपी की मजबूरी है कि अपने एनडीए के जो घटक दल है, विशेष तौर पर जो 2 बड़े घटक दल टीडीपी और जेडीयू, उनकी भी शर्तें माने, और उनकी शर्तें मानेंगे तो उनको भी मन के मुताबिक सीटें देनी पड़ेगी, कैबिनेट में जगह देनी पड़ेगी, मंत्रालय देना पड़ेगा। तो ये भी एक संतुलन बिठाने की जगह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक होंगे, घटक दल जो है एनडीए के उनके कितने जो है मंत्री होंगे। तो मंत्रिमंडल में दोनों ये सारे समीकरण को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितने सांसदों को जगह मिल सकती है कैबिनेट में, क्योंकि आपको जातीय संतुलन का ध्यान रखना है, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखना है, राजनीतिक संतुलन का ध्यान रखना है, अपने एनडीए के घटक दलों का ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखना है, और संगठनात्मक दृष्टिकोण से आरएसएस की तरफ से जो नाम आएंगे उसका ख्याल रखना है। तो ये सारी समीकरणों को ध्यान में रख करके बीजेपी के रणनीतिकार, एनडीए के रणनीतिकार मिल करके तय करेंगे। और चूंकि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है तो बहुत ज्यादा उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। एक मिनिस्टर, राज्य मंत्री तो तय है, लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी, और कैबिनेट के साथ अगर एक और राज्य मंत्री मिल जाए तो एक नई परंपरा की शुरुआत मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हो सकती है।
बिल्कुल, चलिए इसी के साथ आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल के बीच 3 नाम रेस में है, जिसमें सबसे पहला नाम ब्रजमोहन अग्रवाल जो मध्य प्रदेश राजनीति में सक्रिय नेता भी रह चुके हैं, वहीं दूसरा नाम विजय बघेल का है जो दुर्ग से दूसरी बार सांसद बन चुके हैं, और तीसरा नाम संतोष पांडे का है। संतोष पांडे आपको बता दें कि बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किसको जो है यहाँ पर जगह मिलती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 8 के साथ। नमस्कार।